नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त और होस्ट मंगेश फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्कैरी स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर के ड्यूटी की वो पहली और आखिरी रात कहानी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपने उस कहानी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देखे बगैर आपको ये पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। और पार्ट 1 के ही आगे की कहानी है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से कृष्णा ड्यूटी के लिए छत्तीसगढ़ में आता है, और जब वो ड्यूटी के पहले ही रात अपनी ड्यूटी पर जाता है तो अरविंद उसे उस जंगल में रहने वाले छलावे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है। साथ में अरविंद उसे उस छलावे की ताकतें, उसकी कमजोरियां और उससे बचने के बहुत सारे तरीके भी बताता है। अब पार्ट 2 में उसके आगे की कहानी है। जब कृष्णा को अरविंद उस छलावे के बारे में सारी कहानी बताता है तो अरविंद बहुत डरा हुआ होता है, पर अपने साथ जो साथी उसने ड्यूटी पर लाए थे उनसे अपना डर छिपाने के लिए वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है। और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतर जाता है तो वो अपने आस पास अंधेरा और घना जंगल देखकर और भी डर जाता है। इसके आगे की कहानी हम कृष्णा की जुबानी सुनते हैं। मैं गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर गाड़ी की ओर देखा तो गाड़ी में बैठे मेरे तीनों भी साथी मेरी ही ओर देख रहे थे और मुझे लगातार गाड़ी के अंदर आने के लिए कह रहे थे, पर मैं गाड़ी के अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे उन तीनों की भी हिम्मत बढ़ानी थी। उन्हें थोड़ा भी एहसास हुआ होता कि मैं डर रहा हूँ तो वो तीनों और भी डर जाते। तभी कहीं दूर से मेरे कानों पर एक हल्की सी पायलों के घुंघरू बजने की आवाज आई, मानो इस घने और अंधेरे जंगल में किसी औरत के चलने की वजह से उसके पाँव में पहने हुए पायलों के घुंघरू छन छन बज रहे हो। मैंने उस आवाज को गहराई से सुनने की कोशिश की तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो औरत मेरी तरफ ही चलकर आ रही थी। वो आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में मैंने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई। हालांकि जंगल बहुत घना होने की वजह से मैं ज़्यादा दूरी तक नहीं देख पा रहा था, लेकिन मेरे टॉर्च का उजाला जहाँ तक जा रहा था वहाँ तक जब मैंने देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, और अगले ही पल वो आवाज़ मेरे पीछे से आने लगी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उस तरफ देखा तो मुझे मेरे पीछे भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि वो आवाज़ लगातार मेरे कानों पर आ रही थी और धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ रही थी। यानी कि जहाँ कहाँ से भी वो आवाज़ आ रही थी वो मेरे नज़दीक पहुँच रही थी। एक पल के लिए डर के मारे मुझे गाड़ी में जाकर बैठने का ख्याल आया, पर अगले ही पल मैंने सोचा कि अगर मैं अभी भागकर उस गाड़ी में पहुंचा तो मेरे साथी बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, इसलिए मैं वहीं पर खड़ा रहा। वो घुंघरुओं की आवाज़ अब भी मेरे कानों पर आ रही थी, पर अब मैंने उसे अनसुना करना शुरू कर दिया। तभी मुझे अरविंद की वो बात आ गई कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कोई छलावा है तो तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू करो। भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन वो घुंघरुओं की आवाज़ अब भी मुझे सुनाई दे रही थी। उन घुंघरुओं की आवाज़ अब इतनी नज़दीक से आने लगी मानो वो औरत मेरी कुछ ही दूरी पर हो। मैं फिर से वो टॉर्च जलाकर अपने आस पास देखने लगा था। तभी मुझे एक पेड़ के पीछे एक लाल कपड़ा दिखा, मानो वो किसी लड़की की चुनरी हो। मैंने टॉर्च से उस पेड़ की तरफ देखना शुरू किया। वो लाल कपड़ा अब भी वहीं पर था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ के पीछे कोई छिपा हो। मैं तुरंत अरविंद को आवाज़ देना चाहता था, और जब मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी में बैठे मेरे तीनों साथियों की आंख लग गई थी और वो सो रहे थे। मैंने भी उन्हें नहीं जगाया। फिर से
मैं उस पेड़ की तरफ लगातार देखने लगा। इस बार जब मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो मुझे वो लाल कपड़ा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्या वाकई में मैंने उस पेड़ के पीछे किसी को देखा था या फिर ये मेरा एक वहम था। अभी मेरा ये सोचना पूरा हुआ ही नहीं था कि तभी मुझे दूर अंधेरे में एक लड़की कोई चलता हुआ दिख रहा था। मैंने उस तरफ जब अपनी टॉर्च से देखने की कोशिश की तो मेरे टॉर्च का उजाला भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, पर वहां पर जो कोई भी था उसकी चाल से ऐसा लग रहा था कि वो कोई लड़की थी। अब मेरे मन में उसे देखने की जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने रात गए इतने घने जंगल में ऐसी कौन सी लड़की है जो बिना डर के घूम रही है। क्या उसे पता नहीं होगा कि इस भयानक जंगल में खूंखार जानवर भी घूमते हैं। पर अगले ही पल मेरे मन में उस छलावे की बात याद आई और मुझे लगने लगा कि शायद ये वही छलावा तो नहीं जो जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने अपने आप को उस तरफ जाने से रोक लिया। मेरे साथी जो पहले हल्की नींद में थे अब वो गहरी नींद में जा चुके थे। मुझे डर लगने लगा था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी मुझे गाड़ी के पीछे जो रेड लाइट लगे होते हैं उसकी रोशनी में एक पेड़ के साथ पीठ लगाकर बैठी एक लड़की दिखाई दी, जो अपने दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे पक्का यकीन था कि थोड़ी देर पहले मैंने जिस लड़की को मुझसे बहुत दूर देखा था ये वही लड़की थी। मैं अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी मुझे उस लड़की के फुसफुसाने की आवाज़ आई, यानी कि वो धीमी आवाज़ में रो रही थी। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लड़की इस जंगल में खो गई है। मैं अपनी गाड़ी के पास से गुजरकर गाड़ी के पीछे की तरफ जाने लगा जहाँ पर वो लड़की बैठी थी। मैं जैसे जैसे उसके करीब पहुँच रहा था मेरे दिल की धड़कन भी अब बढ़ रही थी। मुझे डर तो लगने लगा था, पर मेरे डर पर इस वजह से काबू था क्योंकि मैं गाड़ी से बहुत ही नज़दीक था और गाड़ी में मेरे 3 साथी मौजूद थे। इसीलिए मैंने उस लड़की की तरफ जाने की हिम्मत दिखाई। मैं हिम्मत करके उस लड़की के नज़दीक पहुंचा और उससे कहा कि कौन हो तुम और इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो। लेकिन उस लड़की की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। वो अब भी घुटनों के बीच अपना चेहरा छिपाकर रो ही रही थी। मैंने फिर एक बार उससे वही सवाल पूछे तो इस बार उसने अपने सर को घुटनों के बीच से ऊपर उठाया और अपनी आंखें पोंछते हुए खड़ी हो गई। मैंने उसका चेहरा देखा तो वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी वो नीली आंखें, उसके चेहरे की वो चमक और उसके शरीर से आता हुआ वो सुगंध मुझे सम्मोहित कर गया। उसकी आंखों में एक जादू था, उसके होठों का वो रसीलापन, ऐसा लग रहा था मानो वो कोई लड़की नहीं आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। उसकी सुंदरता को देखकर मैं उसी में खो गया। मैं लगातार उसके चेहरे की ओर देख रहा था और लगातार चेहरे की तरफ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था इस लड़की को मैं पहले से ही जानता हूँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि क्या मैं पहले भी इस लड़की से मिला हुआ हूँ। मैं अपने दिमाग में बैठी पुरानी यादों को याद करने लगा था। आखिर मैंने इस लड़की को पहले कहाँ देखा है, ये बातें याद करने लगा था, पर बहुत समय तक याद करने के बावजूद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार मैं इस लड़की को कैसे जानता हूँ। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की से पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। वो लड़की जो पहले रो रही थी अब वो शांत हो गई थी।
मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतने रात के इस घने और खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो। इस पर उस लड़की ने जो जवाब दिया वो जवाब मेरे लिए इतना आश्चर्यजनक था कि जिसके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि उस लड़की ने कहा कि कृष्णा, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि आखिरकार इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता था। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने उससे कहा कि आखिरकार तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और क्या तुम मुझे पहचानती हो। इस पर उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ और क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो। इस पर मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें पहचानता हूँ, पर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी कि मुझे पता नहीं था कृष्णा कि इतने जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे। एक बार अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि आखिर मैं कौन हूँ। ये सुनकर मैं एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लगा और उस लड़की के चेहरे को देखकर याद करने लगा कि क्या इस लड़की से मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, पर मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। अब मैंने उस लड़की से ही पूछा कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे पहचानती हो। इस पर उस लड़की ने मुझे कहा कि कृष्णा, मैं नेहा हूँ। नेहा नाम सुनते ही मानो मेरी सारी यादें वापस आ गई थी और मैंने भी उस लड़की को पहचान लिया था कि हाँ, ये नेहा ही है। दरअसल नेहा मेरी बचपन की वो दोस्त है जो बचपन से लेकर कॉलेज तक पढ़ने के लिए मेरे साथ थी। हम दोनों एक ही गांव में रहते थे और बचपन से एक ही क्लास में थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई और एक दिन यही दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। मैं नेहा से और नेहा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज के बाद नेहा की शादी करने लगे। उस वक्त चाहकर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी और मुझे जॉब लग गई तब तक नेहा की शादी हो चुकी थी। पर शादी के बाद नेहा को मैंने कभी भी नहीं देखा था और ना ही उससे मेरी बात हुई थी। उस दिन के बाद नेहा आज ही मुझे मिली थी और वो मेरे सामने इस हालात में खड़ी थी। हो न हो, नेहा को इतने दिन बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने नेहा से पूछा कि इतने रात गए इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो। इस पर नेहा ने मुझे बताना शुरू किया कि शादी के 2 साल बाद ही एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ इस जंगल में रहने लगी। आज मेरे पिताजी को शहर में जाना था, इसलिए मैं उन्हें छोड़ने के लिए पास ही के गांव गई थी, पर वापस आते समय मैं इस जंगल में कहीं खो गई। हमारा घर इस जंगल में ही है, पर मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। मुझे किसी भी हाल में घर तक पहुंचना होगा क्योंकि घर में मेरा एक 4 साल का बच्चा है जो कि अकेला है और मैंने घर से निकलते समय अपने घर के दरवाजे भी ठीक से बंद नहीं किए थे और मुझे डर है कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चे को उठाकर ना ले जाए। नेहा की बात सुनकर मैं भी बहुत डर गया और उसे कहने लगा कि घबराओ मत, हम जल्द ही तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। मैंने नेहा से कहा कि मैं भी अपने साथियों को साथ में लेता हूँ। ये कहकर मैं अपने साथियों को जगाने के लिए गाड़ी की ओर बढ़ रहा था कि तभी नेहा ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही घर ढूंढ लूँगी। मेरे घर की तरफ जाने के लिए कोई बड़ा रास्ता नहीं है कि जिससे ये गाड़ी मेरे घर तक पहुंच जाए।
ये सुनकर मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हम पैदल ही तुम्हारा घर ढूंढेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा लोग होंगे तो हमें इस जंगल में घूम रहे जानवरों से कोई डर नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर नेहा के चेहरे पर उदासी छा गई और वो उदास चेहरे में मुझसे कहने लगी कि मैंने सोचा था कि इतने दिनों बाद हम दोनों मिले हैं तो हम दोनों को थोड़ा अकेलापन भी मिल जाएगा और साथ में बातें करते करते हम मेरा घर भी ढूंढ लेंगे। नेहा की ये बात सुनकर बरसों पहले जो मेरे मन में नेहा के लिए प्यार था वो फिर एक बार जग गया था, क्योंकि मेरा भी डिवोर्स हुए 4 साल हो चुके थे और मैं भी बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहा था। हो न हो नेहा की वजह से मेरा वो अकेलापन दूर होने वाला था, इसलिए मैंने भी उसकी बात नहीं टाली और उसे ठीक है कहकर उसके साथ चलने लगा। नेहा आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। हम दोनों हमारे बचपन की बातें भी कर रहे थे कि किस तरह से हमने बचपन में एक दूसरे के साथ बहुत सारी मस्ती की है। नेहा एक एक करके मेरे कॉलेज की पुरानी यादों को मुझे बता रही थी और ये सुनते सुनते मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी मायूस जिंदगी में नेहा ने आकर फिर से खुशियाँ भर दी हो। नेहा अब भी मुझसे लगातार बातें कर रही थी और मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी ही ज़िंदगी भर उसकी बातें सुनता रहूं। मुझे उसकी बातें बहुत ही मीठी लग रही थी। मैं उसकी बातों में कुछ इस तरह से खो गया था जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। पर तभी मुझे अरविंद की कही वो बात याद आई कि इस जंगल में एक छलावा रहता है और वो किसी का भी रूप लेकर आपके साथ छल कर सकता है। मेरा दिल अब जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद वो छलावा कहीं नेहा का ही तो रूप ना लेकर आया हो, लेकिन अगले ही पल मैंने ये सोचा कि अगर छलावे ने उसका रूप लिया होता तो उसे वो सब बातें कैसे याद होगी जो सिर्फ मुझे और नेहा को याद थी। लेकिन मेरा दूसरा मन कह रहा था कि शायद उस छलावे को जैसे तुम्हारे दोस्ती के बारे में पता था उसी तरह उसने तुम्हारे दोनों के बीच की बातों को भी जान लिया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। पर मुझे सबसे पहले ये बात जाननी थी, क्या वाकई में नेहा एक छलावा है या फिर वो असलियत में नेहा है। इस पर मैं अब अरविंद की बताई हुई बातों से उस छलावे की पहचान करने लगा। जैसे कि मैं मेरे सामने चलती हुई नेहा के पैर देखने की कोशिश कर रहा था, पर चाहकर भी मैं उसके पैर नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने घाघरा पहना था जो कि उसके पैरों के नीचे आ रहा था और उसके पैर उस घाघरे के अंदर पूरी तरह से ढके हुए थे। इसलिए अब मुझे कोई और तरकीब ढूंढनी थी ताकि मैं उस छलावे की पहचान कर सकूं। मैंने अपने हाथों को देखा तो मेरे हाथों पर ड्यूटी पर आते समय मैंने जो ओम का सिंबल लिखा था वो अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद इसी की वजह से मैं अब तक पूरी तरह से उस छलावे के कंट्रोल में नहीं गया हूँ। तब मैंने अरविंद के द्वारा बताई गई दूसरी बात से उस छलावे की पहचान करने लगा। मैंने बातों ही बातों में नेहा से कहा कि नेहा, तुम्हें याद है तुम बचपन में भगवान का बहुत ही अच्छा भजन गाती थी, क्या तुम मुझे एक बार वो सुना सकती हो, क्योंकि मुझे वो भजन बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन नेहा ने मेरी उस बात को अनसुना कर दिया और वो मुझसे दूसरी ही बातें करने लगी। मैंने फिर एक बार नेहा से वही भजन गाने के लिए कहा, लेकिन नेहा ने अब भी उस बात को अनसुना कर दिया
और दूसरी ही बातें करने लगी। इससे मैं थोड़ा बहुत तो कंफर्म हो गया था कि अभी मैं जिसके पीछे जा रहा हूँ वो मेरी बचपन की दोस्त, वो मेरा प्यार नहीं बल्कि एक छलावा है जो मेरे साथ छल कर रहा है, और जल्द ही वो मुझे ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ वो मुझे मार देगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अरविंद ने कहा था कि जैसे ही तुम छलावे के छल में फंस जाते हो तो तुम्हें होश नहीं रहता, लेकिन मुझे अब भी होश था। उसने ये भी कहा था कि छलावे के छल में फंसने की वजह से समय तुम्हारे लिए रुक ही जाता है। मैंने तुरंत अपनी कलाई पर पहनी हुई घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी 3 बजे का समय हो रहा था, और जब सेकंड कांटे को मैंने ध्यान से देखा तो अभी भी वो चल रहा था, यानी कि मैं उस छलावे के जाल में नहीं फंसा हूँ। पर ऐसे ही मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, या फिर मैंने पीछे भागने की कोशिश की तो वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे अपने जाल में ज़रूर फंसा लेगा। मैं शायद उसके जाल में इस वजह से नहीं फंसा था क्योंकि मेरे हाथों पर मैंने वो ओम का सिंबल निकाला था। वो छलावा जो कि नेहा के रूप में था वो मुझसे अब भी वही मीठी मीठी बातें कर रहा था, पर मैंने अब उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं उसकी बातों में ना खो जाऊं, और बस यही सोचने लगा कि मैं कैसे इसके चंगुल से बच पाऊं। मैं थोड़ी देर पहले उस छलावे के पीछे पीछे नीचे बगैर देखे चल रहा था, वही अब मैं बड़ी सावधानी से हर एक कदम रख रहा था क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये छलावा मुझे ऐसी जगह पर ना ले जाए जहाँ पर मेरी जान को खतरा हो। मैंने देखा कि जिस जगह पर कांटे हैं वहाँ से भी वो छलावा बड़ी आराम से निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उन्हीं कांटों के ऊपर से ही चल दिया क्योंकि मैंने जूते पहने थे, और आप तो जानते ही हो कि सरकारी जूते कितने मजबूत होते हैं। उनमें ना ही कोई कांटे घुसते हैं और ना ही कोई कील घुसता है। लेकिन फिर भी मैं बड़ी सावधानी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो छलावा जिसने नेहा का रूप लिया था वो मुझे अब भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से होश में था। शायद वो उस ओम के सिंबल की वजह से हो रहा था कि मैं अब भी उससे सुरक्षित था, और कहीं ना कहीं ये बात उस छलावे को भी पता थी, इसीलिए वो मुझसे सही दूरी पर चल रहा था। मैं अगर अपने चलने की थोड़ी भी गति धीमी करता तो वो तुरंत उसे भाप लेता और मुझे कहता कि क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों रहे हो। इसीलिए मैं दोबारा उसी गति से चल पड़ता क्योंकि किसी भी हाल में मुझे छलावे को इस बात से अनजान रखना था कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ और उसका असली रूप भी जान गया हूँ। ऐसे ही चलते चलते वो छलावा मुझे उस जंगल के बीचों बीच लेकर गया। तभी मैंने बहाना लगाया कि मुझे प्यास लगी है। इस पर नेहा यानी कि वो छलावा मुझसे कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पुराना हैंडपंप है जहाँ पर तुम पानी पी सकते हो। उसने ये कहकर 5 ही मिनट हुए थे कि हम एक पुराने हैंडपंप के पास पहुँच गए जिस पर जंग लगा हुआ था, मानो बरसों से किसी ने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया हो। उस हैंडपंप की ओर इशारा करते हुए नेहा मुझसे कहने लगी, जाओ और पानी पी लो। नेहा उस हैंडपंप को हिलाने लगी और मैं पानी पीने के लिए झुका। पानी पीते समय कुछ पानी मेरे कलाई के ऊपर भी गिर गया जहाँ पर वो ओम का सिंबल मैंने लिखा था, जिससे अब वो ओम का सिंबल धुंधला दिखाई देने लगा था। इस बात से मैं पूरी तरह से डर गया और सोचा कि अब मुझे इस छलावे से कोई नहीं बचा सकता। अगर मुझे बचना है तो जल्द से जल्द मुझे कुछ करना होगा और इस छलावे से दूर भागना होगा।
तभी मुझे अरविंद ने बताई हुई और एक बात याद आती है कि जब भी तुम्हारा छलावे के साथ सामना हो तो तुम अपने जूते या चप्पल उल्टे पैर में पहन लो, यानी कि दाहिने पैर का जूता बाएं पैर में और बाएं पैर का जूता दाहिने पैर में। पर यह सब कुछ मैं अचानक से नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे ऐसे करने पर शायद वो छलावा मेरी चालाकी पहचान लेता और मुझे पूरी ताकत से अपने जाल में फंसाता। इसीलिए मुझे उसे अनजान ही बना कर रखना था और मैं एक ऐसी ताकत से छल करने की सोच रहा था जिसकी मुख्य ताकत ही लोगों के साथ छल करना है। पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने थोड़ी चालाकी से उसे पूछा कि अभी और कितना दूर है तुम्हारा घर। उसने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। शायद उसने इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा होगा, पर अब डर के मारे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे कलाई पर जो ओम का सिंबल था वो भी धीरे धीरे पसीने की वजह से मिटता जा रहा था। मुझे जल्द से जल्द उससे बचने की कोशिश करनी थी, पर चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय मानो मेरा दिमाग सुनसा हो गया था और उससे बचने का मैं कोई भी रास्ता नहीं खोज पा रहा था। तभी मैंने चलते चलते एक तरतीब निकाली और उससे कहा कि मेरे पैरों में तकलीफ़ हो रही है और मुझे जूते निकाल के थोड़ी देर रिलैक्स करना होगा। पर शायद वो मेरी चालाकी समझ चुका था और उसने मुझसे कहा कि बस थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, बस हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, उसके बाद तुम जूते निकाल कर आराम कर लेना। लेकिन मुझे किसी भी हाल में उससे बचना था, इसलिए मैं उसी जगह पर बैठ गया और अपने जूते निकालने लगा ताकि मैं जल्द से जल्द वो जूते अपने उल्टे पैर में पहन सकूं। मेरे ऐसा करते हुए उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिशें की, पर मैं अब ठान चुका था कि मुझे किसी भी हाल में अपने पैर में जूते उल्टे पहनने होंगे। मैंने जूते खोलते समय अपनी घड़ी की तरफ ध्यान दिया तो घड़ी में अब भी 4:30 बजे का समय हो चुका था, यानी कि अब करीब 1.5 से 2 घंटे बाद सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये छलावा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी शक्तियाँ सिर्फ अंधेरे में ही काम करेगी। अगर किसी भी हाल तक मैं 1.5 घंटे तक इससे बचूंगा तो मानो ज़िंदगी भर के लिए मैं बच ही जाऊंगा। अब मैं धीरे धीरे अपने जूते खोलने लगा। मैं जितना समय हो सके उतना समय अपने जूते खोलने के लिए लगा रहा था ताकि धीरे धीरे समय बीतता रहे। तभी मेरे कानों पर दूर से मुझे पुकारने की किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गया कि ये आवाज़ मेरे साथियों की है। हो न हो उन्हें इस बात का पता चल चुका होगा कि मैं उस छलावे के जाल में फंस गया, इसीलिए वो मुझे पुकारते हुए इस जंगल में ढूंढ रहे हैं। अब मेरा हौसला और भी बढ़ गया और मेरा डर थोड़ा कम हो गया। अब मेरे पास बचने के 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने साथियों का मेरे पास पहुंचने तक यहीं पर इंतज़ार करूं, या फिर इस छलावे के पीछे तब तक चलता रहूं जब तक कि सूरज ना निकले। चाहता तो मैं यही था कि मैं इसी जगह पर बैठकर अपने साथी आने का इंतज़ार करूं, पर मेरे साथ जो छलावा था वो मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। वो मुझे बार बार अपने जूते फिर से पहनने के लिए कह रहा था। मैं अब उसे अपनी बातों में उलझाने लगा और उससे बातें करने लगा और बातों ही बातों में मैंने अपने पैरों के जूते आपस में बदल दिए, यानी कि मैं दाहिने पैर का जूता अपने बाएं पैर में पहनने लगा और बाएं पैर का जूता अपने दाहिने पैर में पहनने लगा। शायद मेरे ऐसे करते हुए उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए वो नॉर्मल ही बातें कर रहा था। अब
मैं जूते पहनकर खड़ा हो गया और मेरा डर भी अब कुछ हद तक कम हो गया था, क्योंकि इस छलावे से बचने के मुझे रास्ते नज़र आ रहे थे। मैंने खड़े होकर उससे कहा कि चलो तुम्हारे घर की ओर चलते हैं। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा। उस छलावे ने मुझे मेरे धीरे धीरे चलने की वजह पूछी, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पैरों में चल रही तकलीफ़ की वजह से मैं ज़्यादा देर तक लगातार उसी गति में नहीं चल सकता, पर वो मुझे तेज़ चलने के लिए मजबूर कर रहा था। अब ऐसे ही चलते चलते 1 घंटा बीत गया था, यानी अब सूरज निकलने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था, और मेरे जिन साथियों की आवाज़ मुझे बड़ी दूर से आ रही थी वो भी अब मुझे नज़दीक से आने लगी, यानी कि थोड़ी देर में वो भी मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने अपनी चलने की स्पीड और भी कम कर दी, लेकिन छलावे को जैसे जल्दबाजी थी, वो बड़ी तेज़ चल रहा था और मुझे भी उसके पीछे पीछे तेज़ आने के लिए कह रहा था। मैंने अपनी नज़र सामने दूर तक घुमाई तो मुझे सामने वही पुराना कुआं दिखाई दिया जिसमें उस छलावे ने कुछ दिन पहले अमित सर को डुबाकर मारा था। वो कुआं देखते ही मानो मेरे शरीर में कपकपी सी छूट गई हो। मेरा बदन तेज कांप रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। अब मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते मुझे नज़र आ रहे थे, या तो मैं इस छलावे के पीछे पीछे उस कुएं की ओर बढ़ता रहूं, या फिर यहीं से मुड़कर पीछे की ओर भागता जाऊं। लेकिन अगर मैं कुएं के पास इसके पीछे पीछे गया तो कुएं के पास इसकी और भी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और ये मुझे बड़े ही आसानी से मार देगा। अगर मैं यहीं से पीछे लौटकर भाग गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे आवाज़ देगा और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, पर ये ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर मुझे ढूंढते हुए आए मेरे साथी मुझे मिल जाएंगे, या फिर कुछ देर बाद सूरज निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये छलावा मेरा पीछा छोड़ देगा। मैंने पीछे मुड़कर दौड़ने के बारे में सोचा और अगले ही पल मैं एकदम से पीछे मुड़ गया और जंगल की ओर भागने लगा। साथ में भगवान का नाम भी ले रहा था और बीच बीच में अपने साथियों का नाम लेकर भी पुकार रहा था। मेरे साथियों ने शायद मेरी आवाज़ सुन ली थी और वो भी मुझे मेरे नाम से पुकारते हुए उनकी तरफ आने के लिए कह रहे थे। लेकिन मेरे पीछे जो छलावा था वो अभी मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो पहले तो मुझे नेहा की आवाज़ में ही आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे मेरे माँ की आवाज़ में पुकारना शुरू किया। लेकिन मैंने मानो दिल में ठान ही ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा और ना ही उस छलावे की आवाज़ पर ध्यान दूँगा। मैं सिर्फ आगे दौड़ता रहा। फिर उसने मेरे पिताजी के आवाज़ में मुझे आवाज़ लगानी शुरू की और बार बार उन्हें बचाने के लिए कह रहा था, लेकिन फिर भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। तभी वो छलावा मेरी दाहिनी ओर मुझे दिखाई दिया, जो कि मेरे भाई के रूप में था। मैं देख रहा था कि मेरा भाई उस जंगल में लेटा हुआ है और उसकी गर्दन एक शेर के मुंह में है। ये देखकर मैं बहुत डर गया, पर मैं अब भी होश में था कि वो असलियत नहीं बल्कि एक छलावा है, और वो छलावा जानबूझकर मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है ताकि मैं उसके छल में फंस जाऊं। मैं सीधा भागता रहा। अब सूरज की रोशनी भी चारों ओर का अंधेरा काट चुकी थी और उस घने और भयानक जंगल में थोड़ा सा उजाला छाने लगा था।
तभी उस धुंधली रोशनी में मुझे अपने वही 3 साथी दिखाई दिए। मैं तुरंत भागता हुआ उनके पास पहुंचा, लेकिन उस छलावे को लेकर मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे अपने उन तीनों साथियों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो ये तीनों मेरे साथी नहीं बल्कि वो छलावा है। इसलिए मैं उनके पैरों की ओर देखने लगा तो मुझे उनके पैर बिल्कुल ठीक लगे जैसे इंसानों के होते हैं। फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की और मेरे साथ घटी सारी घटना उन्हें बता दी। अब मेरे तीनों साथी मुझे गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन उस छलावे का आवाज़ मुझे अब भी दूर से पुकार रहा था, क्योंकि सुबह अभी पूरी तरह से नहीं हुई थी और ना ही सूरज की किरणें उस जंगल को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन गाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह से उग चुका था और सूरज की किरणें हमारी गाड़ी पर गिर रही थी, जिससे मुझे उस छलावे की आवाज़ें जो थोड़ी देर पहले आ रही थी अब वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस तरह मैं उस दिन मौत के मुंह से बच गया था और शायद मैं ऐसा पहला इंसान था जो उस छलावे के जाल में फंसकर भी बिना किसी नुकसान के जिंदा वापस लौटा था। क्योंकि जब अमित उसके जाल में फंसा था तो उसने अपनी जान गंवा दी थी, और जब अरविंद उस छलावे के जाल में फंसा था तो उसने अपना पैर गंवा दिया था। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा वापस लौटा था। मैं जैसे ही उस जंगल से बाहर निकला, मैंने ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया किया और अपने तीनों साथियों को देखकर उन्हें भी आंखों से धन्यवाद कहा। तो कुछ इस तरह से मैं उस छलावे के जाल से निकला था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आपको स्क्रीन पर दिख रही ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी, जिसमें मैंने एक छलावे की कहानी सुनाई है जो कि एक ट्रक ड्राइवर को रात भर एक ही जगह पर घुमाता रहता है। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और कहानी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।